So friends, in our previous class, we were discussing the schedules of the Indian Constitution, and we had dealt with the first eight schedules, और हमने बात किया था आपसे कि ये 8 शेड्यूल्स संविधान के ऑपरेट करने से पहले ही तैयार कर दिए गए थे. When the constitution was ready, there were 395 articles, 8 schedules and 22 parts. ठीक है? So this is very very important. When the constitution was put into operation, there were on January 26, 1950, there were a 395 articles, 8 schedules and 22 parts. ठीक है? As of now, देखिए आर्टिकल्स तो अब ये बड़ा ही विवादास्पद चीज है. सच पूछिए तो 395 ही आर्टिकल्स रहने चाहिए. कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आपको यही बताएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई साइट्स में अलग अलग चीजें दी जाती हैं, और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि स्पेशली इन झारखंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज सो लो कि पेपर सेटिंग भी लोग जो है नेट साइट से, इंटरनेट साइट से ही देख देख के करना शुरू कर दिए हैं. तो खुदा ना खास्ते एग्जामिनर की नजर उन्हीं साइट्सों में पड़ जाए जो कि ऑथेंटिक नहीं है, इनका इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की संख्या बढ़ाने के लिए फिर एक नई कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करना होगा, जो कि नहीं हुआ. तो 395 ही आर्टिकल्स रहेंगे. लेकिन कई नए साइट्स पे इसको भी चेक कर, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, 448 आर्टिकल्स दिए जाते हैं. तो इसमें एक कैप्शन लगा लीजिए, आर्टिकल्स एंड सब आर्टिकल्स मिला के, आर्टिकल्स एंड सब आर्टिकल्स. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एग्जामिनेशन में 395 आर्टिकल्स न दे के 448 आर्टिकल्स दिए हों तो बेहिचक टिक कर दीजिएगा. क्योंकि देखिए, एक कहावत है कि वेयर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, इट इज फॉली टू बी वाइज. वेयर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, इट इज फॉली टू बी वाइज. जहां अज्ञानता ही आनंद है, वहां ज्ञानी होना मूर्खता है. आपको नंबर लेने से मतलब है, सिलेक्शन लेने से मतलब है. तो अगर इन दोनों में कोई ऑप्शन हो तो बेहिचक टिक कर दीजिएगा, और कोई मूर्ख एग्जामिनर ही दोनों ऑप्शन देगा, ये पॉसिबल नहीं है. उसकी नजर या तो ऑथेंटिकली यहां जाएगी या नजर यहां जाएगी, दोनों जगह नहीं जा सकती. ठीक, आज के दिन वी हैव 12 शेड्यूल्स and we have 25 parts and sub parts. ठीक है?
तो कमिंग टू द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंड्स, हम लोग 8 शेड्यूल तक कर लिए थे, संविधान लागू हो गया, इसके बाद 9th शेड्यूल ऐड किया गया। It was added to the Constitution by the first Constitutional Amendment Act, Act 1951। इसका बैकग्राउंड ये बेसिकली 2 चीजें कहता है। पहली चीज तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड एनैक्टमेंट्स। अब जो भी रूल इस 9th शेड्यूल में, कोई भी एक्ट, कोई भी एनैक्टमेंट, कोई भी स्टैट्यूट 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, तो फिर उस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, उस पे कोई जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं लॉन्च की जा सकती। ठीक है, तो इसका पहला एस्पेक्ट ये है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, statutes, laws and enactments। सीधा सा फंडा है कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो अब उस पे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। इस क्लॉज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बृहद बैकग्राउंड है। देखिए, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारे देश में तरह तरह की व्यवस्थाएं थी, जमींदारी व्यवस्था थी, महलवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी। दे वर ऑल टेनोरियल लॉज imposed by the English on India, and they all resulted in the exploitation of the Indian peasantry। भारतीय किसान का शोषण के लिए वो सब राजस्व कानून थे। तो इनको एक झटके में सरकार को मालूम था कि हमको इन नियमों को खत्म करना है। एंटी जमींदारी एक्ट, एंटी जमींदारी अदर लैंड टेन्योरियल मेजर्स को खत्म करना है। तो इसमें देखिए, एंटी जमींदारी एक्ट्स सरकार खत्म करे। दूसरे रिजर्वेशंस, अब मैं समझा रहा हूं क्या है। इन दोनों के बैकग्राउंड में ये क्लॉज लगाया गया। सरकार जानती थी कि हमको जमींदारी खत्म करना है, एंटी जमींदारी एक्ट पारित कराने हैं, और पूरे भारत में 52 से शुरू होकर 54-55 तक जमींदारी और अन्य इस तरह के अधिनियम खत्म कर दिए गए। ठीक, लेकिन जमींदार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और केस 1951 में ही आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, कामेश्वर प्रसाद वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। ये कामेश्वर प्रसाद दरभंगा के राजा थे। उन्होंने याचिका किया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि भाई ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना कंपेंसेशन दिए आप कैसे ले सकते हैं इसको। तो देखिए, कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नाइनटीन 1951 में यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा, ध्यान समझिएगा, कि भाई ये जमींदारी जमींदारों की राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जमींदारी को जब्त करना या जमींदारों को जमींदारी से बेदखल करना, it tantamount to the infringement of the fundamental right to property under Article 31. आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। तो कैसे आप जमींदारी ले सकते हैं बिना कंपेंसेशन दिए, एंड कंपेंसेशन ऑन मार्केट कंडीशंस एंड ऑन एट पार प्राइसेस। तो नेहरू सरकार ने सोचा कि अरे बाप रे बाप, 50,000 जमींदारियां, लाखों जमींदारियां इस देश में, अगर हर जमींदार कंपेंसेशन मांगने लगे जमींदारी एबॉलिशन के लिए, तब तो कई बार भारत सरकार खजाना खाली हो जाएगा। एक बार नहीं, अगर 20-25 बार भरा जाए खजाना तो भी खाली हो जाएगा। और आप जमींदारी अब चालू भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान जमींदार हमेशा अंग्रेजों के हितैषी रहे। उन्होंने जनता पर बहुत अत्याचार किए, और एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट में जमींदारी एज एन इंस्टीट्यूशन was redundant, it was malafide, and it was against the ethics of the new Indian Republic and democracy. तो जमींदारी खत्म ही करना था। लेकिन जमींदार को कंपेंसेशन देने का बस में ही नहीं था, संभव नहीं था कि सब जमींदार को कंपेंसेशन दिया जाए, और वो भी मार्केट प्राइसेस पे। तो नेहरू सरकार ने एंटी जमींदारी एक्ट्स को 9 शेड्यूल में डाल दिया कि जितने भी एंटी जमींदारी निवारक अधिनियम बनेंगे, उस पे कोई मुकदमाबाजी नहीं होगी। रिजर्वेशंस की पृष्ठभूमि यह है कि 1951 में एक बहुत फेमस केस आया। मद्रास प्रेसिडेंसी में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने, वो कांग्रेस की सरकार थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आप जानते होंगे, उनकी सरकार ने रिजर्वेशंस लागू कर दिया था। उसमें एक लड़की थी चंपाकम दोराई राजन। चंपाकम दोराई राजन वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, अरे सॉरी, स्टेट ऑफ मद्रास, 1951। चंपाकम दोराई राजन एक एंगर ब्राह्मण लड़की थी। नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज के लिए वैकेंसी आया एडमिशंस के लिए, इसने अप्लाई कर दिया। क्योंकि रिजर्वेशन मद्रास प्रेसिडेंसी में लग चुका था, अच्छे नंबर होने के बावजूद ये नहीं पा पाई एडमिशन, है ना। नतीजन इसने कहा कि भाई मेरे नंबर जिन लोगों ने सिलेक्शन पाया है रिजर्वेशन के आधार पे, उनसे अच्छे हैं, और मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, दाखिला नहीं दिया गया, इनको दे दिया गया। मेरा इतना ही दोष है ना कि मैं ब्राह्मण हूं। तो ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ना तुम्हें लॉ के सामने इक्वालिटी हमको मिला, और ना मुझे लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन, बराबर संरक्षण मिला। तो दिस रिजर्वेशन पॉलिसी इज अल्ट्रा वायरस, नल एंड वॉइड। उसने मद्रास गवर्नमेंट में, अरे हाई कोर्ट में रिट कर दिया। हाई कोर्ट ने उसके फेवर में रिट दिया, मतलब जजमेंट दिया, ठीक। अब जब हाई कोर्ट ने चंपाकम दोराई राजन के फेवर में जजमेंट दिया, तो या तो मद्रास सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए अपील में, या रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म कर दे।
क्योंकि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को समझाया कि लोग जवाहर, अगर रिजर्वेशन खत्म करते हो तो समझ लो कि ये अंतिम कांग्रेस सरकार है मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि बैकवर्ड्स की संख्या इतनी ज्यादा है। देखिए, तमिल समाज की विषम परिस्थिति ये है कि वहां खाली ब्राह्मण है, एंगर ब्राह्मण और अय्यर ब्राह्मण, क्षत्रिय है ही नहीं है वहां। तो जो क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ नॉर्दर्न इंडिया में एक बफर का काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का, वो वहां है नहीं। इट इज ब्राह्मण वर्सेस द रेस्ट, एंड द रेस्ट नंबर ऑलमोस्ट 90%। तो उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन खत्म करते हो, मैं उनको पैसिफाई करने के लिए, अपीज करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया हूं। अगर आप इसको खत्म करते हैं तो ये कांग्रेस की अंतिम सरकार होगी, क्योंकि अब अगले बार कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ठीक, और नहीं करते हो तो हाईकोर्ट का जजमेंट है, सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील पर चलो। नेहरू सरकार समझ गई कि ये तो शुरुआत है। ऑलरेडी मैसूर में, कर्नाटक में भी बड़ा हाई रिजर्वेशन था, वहां तो 1927 से रिजर्वेशन लग गया था। तो वो समझ गया कि अब ये केस बार बार दोहराया जाएगा। उन्होंने किया क्या कि एंटी रिजर्वेशन पॉलिसीज को सीधे इसमें डाल दिया। मतलब कि सॉरी, रिजर्वेशन पॉलिसीज कि इतना रिजर्वेशन फलाने राज्य में, इतना रिजर्वेशन फलाने राज्य में डाल दिया। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, मतलब अब इस पर मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। कुछ नहीं, अगर शेड्यूल 9 में डाल दिया गया तो उस पर अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो पॉलिसी बन गई। शेड्यूल 9 प्रेजेंट है और रिजर्वेशन रहेगा नहीं, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें डाला गया है वो रहेगा। हर रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें नहीं डाली जाती है। जैसे मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया, है ना। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या, जरा समझिए। ठीक ठाक चलता रहा। 1990 में, 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने बैकवर्ड्स को मंडल कमीशन लागू कर दिया। बहुत बवाल मचा, हजारों के भाई, जब जिन सवर्णों का आपने हक मार दिया नौकरी में और रिजर्वेशन उठा के लगभग 67-68% कर दिया आपने, तो ये तो अन्याय है। 30-32% बचा जनरल सीट्स। तो पूरा एक कोई गोस्वामी करके था, उसने दिल्ली में सरेआम आत्मदाह कर लिया कनॉट प्लेस में, और ऐसे करके गौतम गोस्वामी, तमाम नौजवानों ने, कोई चोट खाया, कोई पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुआ, देशव्यापी आंदोलन चला, केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट, जिसको मंडल केस कहा जाता है, इंदिरा सोनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत फेमस है मंडल केस से, है ना। इंदिरा सोनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, मंडल केस। नाइनटीन 92। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधानित किया कि देखिए, अब एक्चुअली कहता क्या है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों कहता है कि द स्टेट, आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 16(3) कि द स्टेट कैन मेक रीजनेबल प्रोविजंस फॉर ameliorating the social and cultural educational
बैकवर्डनेस ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो अगर कोई आबादी एजुकेशनल और सोशल तौर पे पिछड़ी है, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एजुकेशनल और सोशल टर्म्स, इन्हीं दो आधार पे आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 16(3) प्रोविजंस करता है। 15(3) 15(3) और 16(3), ठीक। तो इस मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल ग्राउंड्स कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट्स। 50। ये बहुत फेमस जजमेंट है। एजुकेशन बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल, सॉरी क्या हम किए, रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन educational grounds cannot exceed 50% of the total seats। देखिए, तो इसमें साफ कर दिया कि अगर आप रिजर्वेशन ऐसे देते हैं जो कि 50% से ज्यादा है, अपने आप वो खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें कई कैचेस हैं। अभी हाल ही में, मतलब 2-3 साल पहले, महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस की सरकार ने मराठों को रिजर्वेशन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया, ठीक। बता रहे हैं मोदी सरकार ने भी 2019 में चुनाव के ठीक पहले सवर्ण गरीब हिंदुओं को ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे दिया 10%। तो ऑलरेडी 49.5% रिजर्वेशन है सेंट्रल सर्विसेज में। अब मोदी सरकार ने 10% दिया, तो मतलब वो मंडल लिमिट क्रॉस कर गया। फडणवीस सरकार ने मराठों को दिया तो मंडल लिमिट क्रॉस कर गया, क्योंकि हर जगह लोग 49.5% तो देके बैठे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वॉश कर दिया। लेकिन ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को 5 जज बेंच ने वैलिडेट कर दिया, सही कर दिया। तो उसके पीछे देखिए लीगल क्लॉज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पी रखा कि हम इस आधार पर रिजर्वेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक ग्राउंड्स। वाकई में ये गरीब तबका है, हम एजुकेशनल आधार पर इनको 10% नहीं दे रहे हैं, ना ही हम सोशल आधार पे दे रहे हैं। हम माने कि ये लाख गरीबों ब्राह्मण होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहेगी, तो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड उसकी नहीं है। अच्छा, वो कितनों गरीब हो, लेकिन 4 पन्ना पलट ही देगा। ऋग्वेद में एक श्लोक है, यतो ब्रह्मवेदा ब्रह्मैव भवति जन्मम जयति शूद्रे संस्कारतः द्विजा भव।
जो भी वेद का ज्ञाता है वो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण रहेगा, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेगा। तो इस आधार पर मोदी सरकार ने कहा कि हम नहीं बढ़ा रहे रिजर्वेशन, हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कई सवर्ण हैं जो कि अगड़ी जाति में होने के बावजूद बहुत विषम आर्थिक परिस्थिति में जी रहे हैं, उनके लिए है। तो सवाल एक फिर मराठों के लिए क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि मराठों का सोशियो इकोनॉमिक डाटा जब कलेक्ट किया गया, पूरा एक्सरसाइज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्टिव दिया था कि भाई पूरा का पूरा आई वांट द इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द मराठास। तो पाया गया कि मराठा महाराष्ट्र में संभ्रांत वर्गों में आते हैं, दे आर इकोनॉमिकली वेरी वेल ऑफ, ठीक, इसीलिए उनका रिजर्वेशन कॉश कर दिया। बात समझ रहे हैं? यही हाल देखिए कुनबियों का, बिहार उत्तर प्रदेश में वो बैकवर्ड है, लेकिन गुजरात में कुनबी बहुत धनाढ्य है। तो गुजरात में उनको रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में बैकवर्ड रिजर्वेशन है उनको, है ना। ये अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आया 1994 में। नरसिम्हा राव की सरकार 1994 तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन एक्ट राजीव जी के मरने के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री 1991 में हुए। वो भारत के इतिहास में अकेले प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद तो खैर अटल जी ने भी एक कारनामा किया, जो कि 5 साल अल्पमत में रहे। कांग्रेस की पूरी स्ट्रेंथ 225 थी। इसके बाद भी 5 साल सरकार चलाया। वो समन्वयवादी व्यक्ति थे। उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड भी हुआ था। सरकार बचाने के लिए उस समय कहा गया था कि एक मेंबर को 1 करोड़ रुपया दिया गया था, तो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीजें अलग हैं, है ना। तो सरकार अपने लोकसभा में अस्तित्व के लिए जयललिता पर आश्रित थी, और जयललिता के 20-25 ठो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और वो सरकार जो कि मेजॉरिटी से लगभग 48 कम, उनके लिए 29 मेंबर सहयोगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में जयललिता बैक टू पावर आ गई तमिलनाडु में। उसने रिजर्वेशन लगाया और ये रिजर्वेशन 69% कर दिया उसने। ऑलरेडी मंडल जजमेंट में 2 साल पहले 1992 में आ चुका था कि रिजर्वेशन सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड पर 50% से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन जयललिता वाज अ वेरी टफ लेडी। उसने नरसिम्हा राव से कहा कि सुनिए, आपकी सरकार मेरे रहमो करम पे है, और ये मैं भविष्य में भी तमिलनाडु में अपनी साख जमाने के लिए और भविष्य के सब चुनाव जीतने के लिए की हूं। मैंने इतना कर दिया कि अब बैकवर्ड हमारा हमेशा रहेगा मुरीद। लेकिन अगर आप इसको 9 शेड्यूल में नहीं डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर देगा या हाई कोर्ट क्वॉश कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंजंक्शन है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ठीक, तो सवाल ये है कि अब जो है, और अगर आप नहीं शेड्यूल 9 में डालते हैं तो मैं सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं, सरकार आपकी गिर जाएगी। मजबूरी में बेचारा नरसिम्हा राव 9 शेड्यूल में इसको डाल दिया। अब मचा हाहाकार कि अब क्या हो। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इन्फ्रिंजमेंट है, और एट द सेम टाइम शेड्यूल 9 में है, एंड शेड्यूल 9 इज द होली काउ, इट कैन नॉट बी टच्ड, है ना। केस रिव्यू के लिए गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया कि इवन एक्ट्स एंड एनैक्टमेंट्स
in the 9th schedule are subject to judicial review. जुडिशियल रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल अथॉरिटेरियनिज्म, राजनीतिक तानाशाही को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है। इवन एक्ट्स एंड एनैक्टमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इवन एक्ट्स एंड एनैक्टमेंट्स in the 9th schedule are subject to judicial review by the Supreme Court. ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो पार्ट 1 जो था शेड्यूल 9 का, कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, रूल्स, स्टैट्यूट्स, लॉज एंड एनैक्टमेंट्स, वो देखिए ये है। एक बार उसमें डाल दिया गया तो उस पर जल्दी जुडिशरी प्रोएक्टिव नहीं होती है, उस पर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं लागू किया जा सकता है। लेकिन इस केस ने मजबूर कर दिया कि भाई ऐसे भी तो लॉज बन सकते हैं, who are brazenly in violation of the norms and judgment of the Supreme Court of India, and it will be a grave miscarriage of justice if such laws are not judicially reviewed. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अगर 9th शेड्यूल में भी आप डालेंगे and it is prima facie ultra vires illegal against the ethics and jurisdiction of the Supreme Court of India, the Supreme Court is duty bound and at full liberty to undertake a judicial review of the case under Article 137 of the Constitution of India. बाबू अभी क्लास में है, क्लास के बाद उसका हम निकालवा लेते हैं प्रिंट आउट, इसके बाद हम आपको रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी बाबू, प्रणाम प्रणाम। आर्टिकल 137 जुडिशियल रिव्यू, रुको अभी सुप्रीम कोर्ट हम करेंगे प्रणाम। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम, हम बता रहे हैं आपको। पहला वाला समझ गया ना पूरा? हाँ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस against the right to freedom. फ्रीडम कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 19B इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 19A में राइट टू फ्रीडम है, 19(1) में, तो आर्टिकल 19(2) इंसर्टेड, इसको इंसर्ट किया गया। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? देखिए, केस बड़ा फेमस है, लेकिन पहले ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको आउटलाइन कर लें। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं, जो चाहे धंधा कर सकते हैं। ठीक, आप नीचे जाते हैं, मुसलमान बहुत मलेच्छ हैं, ये हैं वो हैं, देश के लिए कलंक हैं,
ऐसा है वैसा आपने मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिया। 10-20 लोग इकट्ठा हो गए, आपने एक फ्रेंजी भी पप किया, 2-4 मुसलमानों का घर जला दिया, 2-4 बस वगैरह कार वगैरह फूंक दिया। आप बताइए, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है क्या? इसीलिए है। Your freedom ends where my nose begins. आप नीचे गए, अरे राजीव रंजन साला मलेश नीच, शकल से ही मनहूस लगता है, 20 गाली आपने हमको दे दिया, मेरी मानहानि कर दी, क्या ये अधिकार है आपको? तो ऐसे ऐसे 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं where the right to freedom can be curtailed, restricted. The right to freedom can be reasonably restricted in case of first, unity, integrity and sovereignty of India. And sovereignty of India. Of India. Second, security of the state. Of the country. Third, friendly relations with foreign countries. Fourth, public order and public law, order and tranquility. And tranquility. Public morality and decency. Incitement to offenses. चढ़ा के जो है अपराध कराना, दंगा फसाद कराना. Incitement to offenses. Defamation. और 8वां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आपके अगर कुछ बोलने चालने से न्यायालय की मानहानि होती है तो उस पर रोक लगाया जाएगा. जैसे पब्लिक और ये दे रहा है, इसमें अगर पर्टिकुलर किसी को पर्सनल जो है बोला जाए तो वो सिर्फ पर्सनल बोला जाए तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा, अंडर इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा. देखिए समझने को ही कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ टेस्टामेंट ऑफ गवर्नेंस. अब इस पर आधारित लॉ बनता है. जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, यूनिटी इंटेग्रिटी यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इस पर आधारित एक कानून बनाया गया है और वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट. राष्ट्रीय सम्मान को इंसल्ट करने से प्रिवेंशन के लिए कानून. उसमें नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट ना करना, उल्टा टांग देना, सब में सजा होता है ना. तो देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट. तो संविधान अपने आप में कानून नहीं बनाता है, पिनल प्रोविजंस.
संविधान एक दिशा निर्देश करता है, एक फलसफा देता है ना। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, एक्ट 1971, ठीक है। तो ये सब 8 प्रोविजन संविधान में एक नया आर्टिकल 19(2) जोड़ के लगाया गया। बैकग्राउंड इसका बहुत फेमस है, फिर मद्रास सरकार का ही केस है। मद्रास एक देखिए, रमेश थापर ग्रुप आज के दिन भी देश का 5वां इंडस्ट्रियल घराना है, और तब भी बहुत बड़ा औद्योगिक घराना था। रमेश थापर ने एक मैगजीन शुरू की, क्रॉस रोड्स। एक जर्नल ये बंबई से छापते थे। इस जर्नल में उन्होंने श्री राजगोपालाचारी के नीतियों का, स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसीज का जम के आलोचना किया। श्री राजगोपालाचारी की सरकार ने क्या किया कि उस समय देखिए ट्रेन या प्लेन से ही मैगजीन्स जाया करते थे। जैसे ही ऑफलोड हुई, उसकी 17,000 प्रतियां उसने सीज करा लिया। ठीक, तो रमेश थापर ने इस मुद्दे को कि भाई ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का हनन हो रहा है, ठीक, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। रमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। कि भाई मेरी जर्नल क्रॉस रोड्स को सीज करना सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन है। आपने ऐसे कैसे कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा भयानक जजमेंट दिया, कहा कि ये अल्ट्रा वायरस गलत स्टेप था मद्रास सरकार का। मद्रास सरकार का प्ली था कि ये इंडस्ट्रियल हाउसेस अपने पब्लिकेशन से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस आर्गुमेंट कैन कैरी वेरी लॉन्ग, बट द फैक्ट इज दैट एनी न्यूज़पेपर और जर्नल कैन बी प्रोस्क्राइब्ड ओनली ऑन दीज 8 ग्राउंड्स। इसी 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर प्रोस्क्राइब किया जा सकता है। तो एक प्रकार से कह लीजिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो क्लॉज बी है, जो दूसरा प्रावधान है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो इसी केस से अनुप्रेरित हुआ था। दिस केस फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम। ठीक है ना। अब आइए शेड्यूल 10। Schedule 10, it was incorporated in the Constitution by the 52nd Constitutional Amendment Act. (1985)
and provides for anti-defection law. आज भी ये मसला उतना ही गर्म है। अभी हिमाचल में भी देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला, हर जगह आया राम गया राम वाला कल्चर। एक हरियाणा के विधायक थे, 1966-67 की बात है। दोपहर में वो जनसंघ के विधायक थे, उस समय भाजपा जनसंघ हुआ करती थी। दोपहर में उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उनका नाम आया राम था, है ना। ठीक, तो दोपहर में कांग्रेस में शामिल हो गए। शाम तक उनको लगा कि मनी राम बागड़े की सरकार गिर जाएगी, अरे बन जाएगी फिर भाजपा की, जनसंघ की। शाम तक उनको फिर घर याद आने लगा, वो घर वापसी कर गए जनसंघ में। ठीक, इसके बाद देर रात में उनको लगा कि सरकार नहीं चल पाएगी, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो ये कहावत चल गई कि आया राम गया राम। सही बात है। ये सही बात है। और ये होता है, लोग जनता की आवाज बहुत गहराई से सुनने लगते हैं, उनको घर की याद आने लगती है, उनके आंख में आंसू आ जाता है ना। वो तरह तरह के क्रंदन बिंदन सब करते हैं, नेताओं का तो आप जानते ही हैं। इसको रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया। ये लॉ प्रावधानित करता है कि अगर किसी भी दल के 2/3 सदस्य सहमत हो जाते हैं तो वो अलग दल या किसी दल से मर्जर कर सकते हैं। 2/3 ऑफ एनी पार्टी। लेकिन अगर 2/3 सहमत नहीं होते हैं तो स्पीकर उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत निष्कासित, क्या उनकी सदस्यता खत्म कर सकता है, रद्द कर देगा। अब समस्या ये आई कि क्या स्पीकर को इतनी ज्यादा क्वाजी जुडिशियल पावर्स देना सही था? क्योंकि स्पीकर एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, उसके अंदर जजेस की रेक्टिट्यूड नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती, और हर जगह आपने देखा होगा, है ना। कर्नाटक में तो स्पीकर ने यहां तक किया कि न सिर्फ सदस्यता उनकी खारिज की जिन्होंने की जेडीएस सरकार को गिराया था, बल्कि ये भी प्रावधानित कर दिया कि अब जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये क्वाजी जुडिशियल पावर्स ऑफ द स्पीकर ये लीगली अनटेनेबल हो गया। केस बहुत, मतलब ये 52nd Constitutional Amendment Act, Anti-Defection Law, it came for judicial scrutiny review before the Supreme Court in a very very famous case, किहोटो होलोहन वर्सेस जचीलियू। ये नागालैंड का केस था, विधानसभा के मेंबर्स थे, किहोटो होलोहन वर्सेस जचीलियू। (1992) जस्टिस जेएस वर्मा उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हीं के अधीन 5 बेंच के जजों ने इसका निर्णय दिया। इसमें ठीक है, उन्होंने स्पीकर के क्वाजी जुडिशियल राइट्स को अपहोल्ड किया कि ठीक है, चलिए हम उस पर उसको कर्टेल नहीं करेंगे। इस केस में पहली चीज, द कोर्ट अपहेल्ड द क्वाजी जुडिशियल राइट्स
ऑफ द स्पीकर, उसको उसने मान लिया, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट ने प्रावधानित किया कि ऑल एक्शंस ऑफ द स्पीकर एंड डिसीजंस ऑफ द स्पीकर आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का अधिकार तो न्यायालय को है, ठीक है। अब जैसे कह ही रहे ना कि भाई चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखिए ना, अंत में सुप्रीम कोर्ट, उसने एकदम कितना घिनौना काम हुआ और सब लोग जय जय कर रहे हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट को इंटरसीड करना पड़ा, तब जाके उसको स्क्वॉश किया गया। एवरी एक्शन ऑफ द स्पीकर decision of the speaker is subject to judicial review. ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th शेड्यूल। ये शेड्यूल इतना नटोरियस और कंट्रोवर्शियल है कि हर रोज आप देख रहे हैं ये सब तमाशा हो रहा है, दल बदल हो रहा है, सरकारें गिरा दी जा रही हैं, इसकी सैंक्टिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। हाल ही में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर केस जजमेंट कहा जाता है, जिसमें कि एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। अकेला विधानसभा का सदस्य था कांग्रेस का मणिपुर में, वही दल बदल कर लिया और दल बदल करने के साथ ही उसको मिनिस्टर बना दिया गया भाजपा समर्थित सरकार में। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एक्वायरिंग अ ग्रेट डिग्री ऑफ इनफेमी, बड़ा बदनामी हो रहा है। एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल कंप्राइजिंग ऑफ वेटरन जजेस बनाया जाए स्पीकर के डिसीजंस को रिव्यू करने के लिए, जो कि क्विकली डिसीजन रिव्यू करके अपना जजमेंट दे दे। और फिर अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज किया है कि कुछ पावर्स स्पीकर के रिकंसिडर होने चाहिए, ठीक है। तो अब 11-12 बचता है पंचायती राज पर, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक, अकेला टॉपिक है, इसको हम लोग कल कर लेंगे। अब यू हैव 5 minutes टेस्ट, है ना, देन इसके बाद विल बी गेटिंग टुगेदर।